नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। अगर आप जनरल स्टडीज़ में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने या कंप्यूटर की बुनियादी बातों को मास्टर करने के इच्छुक हैं तो आप सही जगह पर हैं। हम आपको गहराई से चर्चा करने, ऐतिहासिक घटनाओं पर विश्लेषण और कोडिंग करने की बहुत कुछ पर ट्यूटोरियल्स लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी हमारे अपडेट मिस ना करें। आइए सीखते हैं और बढ़ते हैं साथ में। अब चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है जीके जीएस, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं बताऊंगी प्रैक्टिस सेट 2, जो कि खासकर एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी में बहुत सारे आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, और बहुत सारे लेटेस्ट एग्ज़ाम हैं जो कि ये क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ प्रैक्टिस सेट का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इसका सेट का क्वेश्चंस बताऊंगी और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी आपको। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दूंगी। तो मैं बता रही हूँ अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका है ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 11, बी में है अनुच्छेद 19, सी में है अनुच्छेद 13 और डी में है अनुच्छेद 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 15 जो है भारतीय संविधान का किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधान से क्या है, संबंधित है, यानी भेदभाव से संबंधित है कौन, अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 15 में जो है, अनुच्छेद 15 के अनुसार जन्म स्थान, लिंग, जाति, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो वह किस अनुच्छेद में आता है, वह जो है अनुच्छेद 15 में आता है। फिर यहाँ पर है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29, 30, ये सब जो है मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये सब जो अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 तथा 30, ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं, जो कि किस में आते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त। ये जो अनुच्छेद हैं सिर्फ किसे प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के खिलाफ प्रावधान है, जो छुआछूत के खिलाफ प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में, जो कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में है, रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। कपास जो है रजत रेशा क्रांति से संबंधित है। इसमें है कि स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ऊपर में क्वेश्चन क्या था, ऊपर में क्वेश्चन था रजत रेशा क्रांति, और यहाँ पे है स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट से उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, फल से, शहद से, बागवानी के विकास से है। निरपक्ष तेज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। निरपक्ष तेज को क्या कहा जाता है, स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है, दुर्गेश पटेल को। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन तो याद कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट प्रीवियस ईयर्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड ये सब क्या है, क्वेश्चंस हैं। और ये सब स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, गुलाबी क्रांति, ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे आप नोट जरूर कीजिएगा। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरकों के उत्पादन वृद्धि से है। सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। सैम पित्रोदा को क्या कहा जाता है, पीली क्रांति का जनक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 3 में है, भारतीय मानक समय की गणना किस मीनार घड़ी से की जाती है? तो किस मीनार घड़ी से की जाती है, तो मिर्ज़ापुर। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर मीनार घड़ी से की जाती है भारतीय मानक समय की गणना। इसमें है
कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। कौन क्या आधारित है? भारतीय मानक समय जो है किस पे आधारित है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। और 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को लागू किया गया। 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को कब लागू किया गया? 1 सितंबर 1947 को। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 512 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 512 घंटा आगे है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस गैस के कारण कोयले को खानों में विस्फोट होते हैं? कोयले के खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है? तो ये होता है मीथेन गैस की वजह से कोयले के खानों में विस्फोट होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें ये है कि यह जो है प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, दलदली गैस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो है मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस में, गोबर गैस, दलदली गैस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मीथेन जो है O2 से मिश्रित होकर विस्फोट करता है। मीथेन विस्फोट कैसे करता है? O2 से मिश्रित होकर ये करता है विस्फोट। यह जो है CNG, PNG, LNG एवं बायोगैस का मुख्य घटक होता है। मीथेन CNG, PNG और LNG एवं बायोगैस का मुख्य घटक होता है। कोयला का निर्माण मुख्यतः वनस्पति रूपांतरण द्वारा होता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है जो नीली लौ के साथ जलता है। सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है जो किसके साथ जलता है? नीली लौ के साथ जलता है। ये जब जलता है तो नीला कलर का होता है। अब नेक्स्ट में पीन घाटी नेशनल पार्क स्थित है। पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। ये पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें बोल रहा है कि यह लाहौल स्पीति जिला में है। यह कहाँ है? लाहौल स्पीति जिला में है। कौन? तो पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? लाहौल स्पीति जिला में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी तथा यह बौद्ध तिब्बत संस्कृति से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? पीन घाटी का 1987 में। और यह जो है बौद्ध तिब्बत संस्कृति से संबंधित है। प्रसिद्ध कांगड़ा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा घाटी, ये सब जो क्वेश्चंस है, कांगड़ा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट में है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई जो है लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा राजस्थान का, ऑप्शन डी। राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है भवाई, लोक नृत्य है। और इसमें बोल रहा है कृष्णा व्यास भारत की प्रथम भवाई नृत्यांगना थी। भवाई नृत्यांगना जो थी प्रथम भारत की, तो कृष्णा व्यास थी भवाई नृत्यांगना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विदेशिया, सामाग, चकेवा, जाट, जटीन, भाखो, भखीन आदि बिहार के लोक नृत्य हैं। ये जो है बिहार के लोक नृत्य है। विदेशिया, सामा, चकेवा, जाटीन, भाखो, भखीन बिहार के लोक नृत्य हैं। नीचे दिया हुआ है राज और शास्त्रीय लोक नृत्य। राज है और उनसे जुड़ी हुई लोक नृत्य नीचे दिया गया है। पहला है असम। असम का कौन सा नृत्य है? बिहू, नटपूजा। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी और हरियाणा का है डाक, झूमर और धमाल। और कर्नाटक का है यक्षगान। केरल कथकली। महाराष्ट्र लावनी और नकटा। और उड़ीसा का है पैंका। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम लोक नृत्य। ये सब जो लोक नृत्य दिया हुआ है जितना भी राज्य का, ये सब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। इसे ज़रूर देखिएगा और अगर नहीं आपको याद है तो नोट भी कीजिएगा। और इस 25 क्वेश्चंस है इसमें, तो 25 क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन सा क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है और कितना क्वेश्चंस आप बना पाए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा हीरालाल चौधरी को। इसको हो जाएगा ऑप्शन सी। हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें बोला डॉक्टर अरुण कृष्णन को भी इनके साथ नीली क्रांति का जनक माना जाता है। नीली क्रांति का जनक के रूप में और किसे जाना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन को भी नीली क्रांति के साथ का जनक का माना जाता है। इनके साथ भी यानी कि हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। फिर मत्स्य उत्पादन वृद्धि के लिए इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। जो नीली क्रांति है इसे शुरू किया गया था मत्स्य उत्पादन वृद्धि के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये हो जाएगा कि कैमी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 था। नेल्लौर को भारत का झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हो गया कि झींगा मछली की राजधानी किसे कहा जाता है? तो नेल्लौर को भारत का झींगा मछली की राजधानी MS
एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिव्येंदु बरुआ निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? दिव्येंदु बरुआ जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है शतरंज से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा शतरंज। तो इसमें है कि इनका संबंध जो है कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। इनका संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल के ये जो थे विश्वनाथन आनंद के बाद ग्रैंड मास्टर बनने वाले द्वितीय भारतीय हैं। ये जो है ग्रैंड मास्टर बनने वाले क्या हैं? द्वितीय भारतीय हैं विश्वनाथ आनंद के बाद, यानी विश्वनाथ आनंद जो थे पहले भारतीय थे ग्रैंड मास्टर बनने वाले। और ग्रैंड मास्टर उपाधि दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? फीडे के द्वारा दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा इसकी स्थापना जो है ग्रैंड मास्टर उपाधि यानी फीडे की द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1924 में किया गया था। कहाँ किया गया था? पेरिस में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है खेल के, ये तो पता ही होगा सबको। कब दिया गया था? 1961 में इसकी शुरुआत किया गया था 1961 में। और विश्वनाथन आनंद जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। यहाँ विश्वनाथन आनंद के बारे में बताया गया था कि वो जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन थे? प्रथम व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद। जो कि ग्रैंड मास्टर बनने वाले क्या थे? वे प्रथम भारतीय भी थे और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भी प्रथम व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद। जबकि कर्नम मल्लेश्वरी जो थी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। कर्नम मल्लेश्वरी कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल को तय कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। कौन है? आरती शाह। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आरती शाह। तो इसमें क्या है? आरती शाह ने 1959 में इंग्लिश चैनल पार की थी। इंग्लिश चैनल को कब पार की थी आरती शाह ने? तो 1959 ईस्वी में पार की थी। नीचे में है आरती शाह जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आरती शाह जो है पहली भारतीय महिला है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय हैं। मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय, यानी प्रथम भारतीय जो थे कौन थे? मिहिर सेन थे इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले। यह 21 मील लंबी खाड़ी है तो जो इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच है। इस चैनल को लिंडा असमोरे सर्वाधिक कुंभ में पार करने वाली महिला है। नंबर लिखल है काल को पागल। आरती शाह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय हैं। यह जो है 21 मील लंबी खाड़ी जो इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच है वही इंग्लिश चैनल होता है जो 21 मील लंबी खाड़ी होता है जिससे इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच है। इस चैनल को लिंडा असमोरे सर्वाधिक कुंभ में मतलब सबसे ज़्यादा उम्र में पार करने वाले महिला कौन है? लिंडा असमोरे है। और इंग्लिश चैनल को टॉम ग्रेगरी का सबसे कम उम्र में पार करने वाले भारतीय हैं। भारतीय में सबसे कम उम्र के कौन है? टॉम ग्रेगरी। सबसे कम उम्र में यानी 11 वर्ष में पार करने वाले भारतीय हैं इंग्लिश चैनल को टॉम ग्रेगरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रामागुंडम। रामागुंडम जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र नहीं है। तो इसमें है कि तारापुर जो है 1960 में भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तारापुर है भारतीय परमाणु यानी भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है? तारापुर 1960 में हुआ था। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है जो कि देश का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। देश का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन है?
कूलम जो है तमिलनाडु में है। और वर्तमान में भारत में कुल 22 सक्रिय नाभिकीय संयंत्र हैं और 7 जो है विभिन्न स्थानों पर केंद्रित है। विश्व में पहला यूरेनियम थोरियम श्रृंखला पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर कामनी है जो कलपक्कम का तमिलनाडु में स्थित है। विश्व में जो है यानी पूरे वर्ल्ड में यूरेनियम थोरियम श्रृंखला पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर कौन है? कामनी है, जो कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अब इसमें सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला कौन देश है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान जो है सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है विश्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। और इसमें है कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को ईस्वी को किया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा। गांधी जी ने इसी आंदोलन में कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। इस क्रांति को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति को कहा जाता है अगस्त क्रांति। बंगाल गजट जो है देश का पहला समाचार पत्र है। ये तो पता ही होगा कि बंगाल गजट देश का पहला समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना किसने किया था? जेम्स अगस्टम यानी जेम्स अगस्टम हिक्की ने किया था 1780 में। कब किया गया था? 1780 में किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जितना भी क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको पता हो आता हो, जितने भी क्वेश्चंस उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में है 2007 ईस्वी में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया? तो 2007 ईस्वी में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर किया गया एक्सिस बैंक। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सिस बैंक किया गया। इसमें है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आईडीबीआई की स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास के लिए किया गया था। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब किया गया? 1994 में किया गया अगस्त में, और अगस्त 1994 में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना, ये जो नाबार्ड है क्वेश्चन, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 में किया गया था। कृषि एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से की गई थी। ये जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। तो इसमें है कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। यह मंदिर जो है कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था 8वीं सदी में, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। एलोरा गुफाओं का संबंध हिंदू से है, बौद्ध से है और जैन से है। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति से किस गुफाओं का संबंध है। कौन सा गुफा है जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति से संबंध है? तो एलोरा की गुफाओं का संबंध है हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति से। अजंता में निर्मित जो है 29 गुफाओं में वर्तमान केवल 6 शेष हैं। अजंता तथा एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता और एलोरा गुफाएँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और ये जो है क्वेश्चंस लास्ट में है दिया हुआ, अंकुरवाट में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो अंकुरवाट में है, जो कि कहाँ है? कंबोडिया में। तथा इसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने निर्मित कराया था। इसे किसने बनाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने निर्मित कराया था अंकुरवाट का मंदिर को। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में किस पार्टी की सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की थी? तो इसका हो जाएगा जनता पार्टी ने। किसका हो जाएगा ऑप्शन सी जनता पार्टी ने। तो इसमें है जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में कब किया था? 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा किया था। इसका गठन जो है मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में हुई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। इसके मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 यानी अनुच्छेद 338 के बी में है, तथा ये एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी को की गई थी। जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की, ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया गया था 1993 में। अनुच्छेद 338 के बी में है इसका वर्णन। नेक्स्ट में है बिकमिंग के लेखक कौन है? तो बिकमिंग जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है मिशेल ओबामा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मिशेल ओबामा।
क्वेश्चन नंबर 15 में है बिकमिंग के लेखक कौन है। तो बिकमिंग के लेखक कौन है, मिशेल ओबामा है, ऑप्शन सी। तो मिशेल ओबामा जो है बिकमिंग की लेखिका हैं। लेखिका मिशेल ओबामा जो है लेखिका है, यानी ये लड़की हैं। बिकमिंग की लेखिका ये जो है 2009 से 17 तक अमेरिका की प्रथम महिला रही। अमेरिका की प्रथम महिला रही कौन, मिशेल ओबामा 2009 से 17 तक। बराक ओबामा ने ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक लिखी। बराक ओबामा कौन सा पुस्तक लिखे थे, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक लिखे थे। एग्जाम वॉरियर्स ये जो है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है कौन, एग्जाम वॉरियर्स। ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, VVI। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है नीलकंठ यानी ब्लू जय या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों के राजकीय पक्षी हैं। ये जो पक्षी हैं नीलकंठ या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों के राजकीय पक्षी हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3। तो कौन कौन राज्य के हैं, तो नीलकंठ या इंडियन रोलर जो है 3 भारतीय राज्यों के राजकीय पक्षी हैं। ये 3 राज्य कौन कौन है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। कौन कौन है, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा के ये क्या है, राजकीय पक्षी हैं। इसका जूलॉजिकल नेम जो है कोरेसियस बेंजेलेंसिस है। तो इसमें है कि नीलकंठ है इंडियन रोलर जो है 3 भारतीय राज्यों के राज्य के पक्षी हैं। ये 3 राज्य कौन कौन है, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। कौन राज्य है, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा के ये क्या है, राज्य के पक्षी हैं। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, कोरेसियस बेंजेलेंसिस होता है। कोरेसियस बेंजेलेंसिस होता है इसका जूलॉजिकल नेम। इसका हिंदी नाम क्या होता है, नीलकंठ, जिसे बोला जाता है नीलकंठ। इसका संबंध किससे होता है, भगवान शिव से बताया गया है। नीलकंठ का या इंडियन रोलर का नाम का संबंध किससे है, भगवान शिव से बताया जाता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो सबको पता है, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, पावो क्रिस्टेसस होता है। मोर का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, पावो क्रिस्टेसस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है श्वास नली के ऊपरी हिस्से में बाल जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, सीलिया, जिसे बोला जाता है सीलिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सीलिया पपनिया, इसे बोला जाता है सीलिया। तो इसमें है किसके द्वारा अवांछनीय पदार्थों को गति द्वारा बाहर निकाला जाता है। अगर कोई भी अवांछित पदार्थ होते हैं तो उसको उसी की गति द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको इसके द्वारा वांछित पदार्थों को गति द्वारा बाहर निकाला जाता है। इपोग्लोटिस नामक ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एक ढक्कन होता है, उसका नाम होता है इपोग्लोटिस नामक जो ढक्कन होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। विरामावस्था में मानव श्वास छोड़ने क्रम में प्रतिदिन लगभग कितना लेता है, 17.5 मिलीलीटर जल प्रति घंटा मुक्त करता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 मिलियन वायु कोशिका होती है। फेफड़े में कितना वायु कोशिका होती है, 300 मिलियन। और फेफड़ों में पर स्थित झिल्ली को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फेफड़ों पर स्थित झिल्ली को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 18 में सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। तो इसमें है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्णित 22 भाषाओं के साहित्य के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1991 में हुई थी। यह जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। किसके द्वारा प्रायोजित है, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। हरिवंश राय बच्चन जो है यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है प्रथम भारतीय हैं। कौन सा पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं हरिवंश राय बच्चन। मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस द्वारा दी जाती है। इसे 1957 में शुरू किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दी जाती है। इसे कब शुरू किया गया था, 1957 ईस्वी में शुरू किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो, और मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर भी बताइएगा जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 में खालिस्तान मॉस की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम तथा आर्द्र वातावरण में पनपते हैं।
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ब्रायोलॉजी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें है मॉस की तरह प्राचीन पौधों के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। किसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है? तो मॉस की तरह प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में नमी ग्रहण की अच्छी क्षमता होती है। सिकोया सैम्परविरेंस विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है सिकोया सैम्परविरेंस। भारत में सबसे पुराना वृक्ष कौन है? शिवपुर में पश्चिम बंगाल में है, जो कि चिड़ियाघर में है। सबसे पुराना वृक्ष कि कौन सा वृक्ष है? तो बरगद का पेड़ है। वह कौन सा वृक्ष है? बरगद का पेड़ है। रेफ्लेसिया पौधे का सबसे बड़ा पुष्प होता है। रेफ्लेसिया जो है पौधे का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 20 में है, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति की? तो मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। तो इसमें है कि मौलिक कर्तव्यों को 1926 में कब किया गया था? 1926 में ईस्वी में 14 यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में तथा अनुच्छेद 51 के ए से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए से क्या है? संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं मौलिक कर्तव्य वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। इसको हो जाएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। तो इसमें है कि अलवर्दी खान 1740 से 56 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। अलवर्दी खां जो था 1740 से 56 तक बंगाल का क्या रहा था? नवाब रहा था। सिराजुद्दौला जो है 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। तो उसी के काल में ब्लैक होल की घटना हुई। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई? तो किसके काल में हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। अब यूनेस्को ने 2024 में विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया। विश्व धरोहर सूची में स्थान किसे दिया? यूनेस्को ने 2024 में। ये जो है क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है और करेंट भी है, करेंट क्वेश्चन है कि 2024 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में स्थान किसे दिया? तो किसे दिया था स्थान? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चराईदेव मोई दाम। सॉरी, किसे दिया नहीं, किसे दिया है। तो इसका हो जाएगा चराईदेव मोई दाम को दिया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चराईदेव मोई दाम। तो इसमें क्या है कि इसमें है 21,227 मीट्रिक टन यूरेनियम जो है उत्पादन के साथ कजाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। कजाकिस्तान जो है दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। कितने मीट्रिक टन यूरेनियम से? तो 21,227 मीट्रिक टन यूरेनियम के उत्पादन के साथ जो है कजाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। जिसके बाद कजाकिस्तान के बाद जो है कौन है? कजाकिस्तान के बाद कौन है? कनाडा है, उसके बाद नामीबिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान का स्थान आता है। यानी सबसे पहले है दुनिया में, यानी विश्व भर में सबसे पहले स्थान किसका है? कजाकिस्तान का है, उसके बाद कनाडा का है, फिर नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान का स्थान आता है। ये जो मैं क्वेश्चन बताई हूँ, ये क्वेश्चन करेंट भी हैं, लेटेस्ट भी हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो ये मैं बता रही हूँ कि इसके बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे बड़ा स्थान यूरेनियम का है। यूरेनियम का सबसे बड़ा स्थान किसका है? कजाकिस्तान का दुनिया में। और उसके बाद है कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान का स्थान आता है। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही लेटेस्ट हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्न में से किसे लोकप्रिय रूप से तूती ए हिंद के रूप में जाना जाता था? तो तूती ए हिंद के रूप में किसे जाना जाता था? तो जाना जाता था अमीर खुसरो को। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को जाना जाता था तूती ए हिंद के रूप में।
तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? तूती हिंद के रूप में जाना जाता था। वे जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे, तथा मुख्यतः फ़ारसी में लिखी। और ये जो है तूती हिंद किस में लिखा गया था? फ़ारसी में लिखा गया था। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है क्या कहा जाता है उन्हें? उर्दू साहित्य का, कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार भी किया था। अमीर खुसरो जो है तबला का और सितार का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। ये बहुत ही हाई टैलेंटेड थे अमीर खुसरो, जो कि तबला और सितार का आविष्कार भी किए थे और उर्दू साहित्य तथा कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। किनको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तूतीय हिंद के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, अमीर खुसरो को। अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? कौन से त्यौहार को उड़ीसा में मनाया जाता है? तो किस त्यौहार को हम उड़ीसा में मनाते हैं? तो बाली तृतीय। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाली तृतीय को कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। अब है इसमें है, यह पर्व जो है भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है। ये जो फेस्टिवल है शिव तथा यानी भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है ये त्यौहार, तथा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन मनाया जाता है। और कौन सा फेस्टिवल था? बाली तृतीय फेस्टिवल। बाली तृतीय फेस्टिवल मनाया जाता है। बाली तृतीय कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है उड़ीसा में। और ये जो है माता यानी भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है ये फेस्टिवल। और ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन मनाया जाता है। देश के कुछ अन्य भागों में उसी दिन तीज पर्व व्रत मनाया जाता है। जो तीज मनाते हैं हम लोग, वो फेस्टिवल के टाइम में ही क्या मनाया जाता है? वहाँ उड़ीसा में बाली तृतीय फेस्टिवल मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को जो फेस्टिवल समर्पित है। बिहू पर्व मनाया जाता है असम में, हेमिस पर्व लद्दाख में, ओणम पर्व केरल में, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में, लोसार पर्व तिब्बत में। तिब्बत का 9 वर्ष का पर्व है ये। कौन? लोसार पर्व रथ यात्रा पुरी में मनाया जाता है। और जयपुर में हाथी पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जितना भी फेस्टिवल का नाम दिया हुआ है, ये फेस्टिवल का नाम आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई फेस्टिवल्स के नाम ज़रूर आते हैं। उससे एक क्वेश्चंस या फिर 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें जो है बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी नामक रोग किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। इसे थायमिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमिन। यह जो है शुष्क बेरी बेरी तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करती है, जबकि नम बेरी बेरी यह जो 2 प्रकार का होता है, एक शुष्क होता है और दूसरा जो होता है नम होता है। जो शुष्क बेरी बेरी होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तंत्रिक यहाँ नहीं होगा, तंत्रिका होगा यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जबकि जो नम बेरी बेरी होती है वो हृदय को यानी हमारे हार्ट को तथा अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। कौन? नम बेरी बेरी। यह पहला विटामिन है जिसे पृथक किया गया है। ये जो है पहला विटामिन है जिसे पृथक किया गया है। किस चीज़ में? शुष्क बेरी बेरी में और नम बेरी बेरी में पृथक किया गया, इन्हें बांटा गया है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य जो होता है भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। और ये जो है प्रतिदिन आवश्यकता पुरुषों में लगभग ये जो बेरी बेरी जो है पुरुषों में लगभग 1.2 mg तथा महिलाओं में कितना 1.1 mg होती है। इसकी आवश्यकता 1.2 mg पुरुषों में होती है और महिला में होती है 1.1 mg। यह जो है जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B1 जल में घुलनशील विटामिन है, जिसकी खोज कब किया गया था? 1912 में किया गया था, 1912 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? कैसमीर फंक ने भूरे चावल से की थी। कैसमीर विटामिन B1 की खोज किसने किया था? तो कैसमीर फंक ने भूरे चावल से की थी। कब किया गया था? 1912 में किया गया था, 1912 में ईस्वी में किया गया था। इतना ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा क्वेश्चंस अच्छा लगा हो या फिर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा है। और जिस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितना क्वेश्चंस आप बना पाए हैं वो भी बताइएगा। 25 क्वेश्चंस में आप कितना क्वेश्चंस कर पाए हैं ये ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कितना क्वेश्चंस आते थे और कितना क्वेश्चंस नहीं आता है, वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड बाय बाय, थैंक यू।